यहाँ पे जो हमारी बात होगी वो असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन है ना, एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन। मतलब एडल्ट लर्नर का असेसमेंट कैसे होगा, बेसिकली एंड्रागोजी में असेसमेंट कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक आमतौर पे दिए गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। सिलेबस को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास दो चीजें हैं। एक तो इंटरेक्शन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है और उसमें जो हमें बात की गई है, बेसिकली जो बात दी गई है वो है बेसिकली फ्लेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस, और दूसरा है गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस बेसिकली। और इसी दो मॉडल के आसपास जो है वो बेसिकली आपका पूरा सब यूनिट मतलब घूमता है बेसिकली। दूसरी चीज ये है कि अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ, मैं जिस रिस्पॉन्स शीट को देख रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 101 और 2022 का जो सेशन हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 67 और बेसिकली एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया था। मेरे कहने का मतलब है कि फ्लेंडर्स और गैलोवे पूरी यूनिट 7 में दो ऐसे टॉपिक हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं और हमेशा लगभग पूछे गए हैं। बहरहाल इसमें आप देखिए तो आपको बात करनी है इंटरेक्शन एनालिसिस। इंटरेक्शन एनालिसिस में आपको बात करनी है फ्लेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस, और दूसरा है हमारे पास चार्ल्स गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। नहीं, चार्ल्स गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। चार्ल्स गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस बेसिकली। उसके बाद उसमें हमें बात करनी है कि वो इंटरेक्शन जो हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, है ना, और फिर वो कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, मैट्रिसेस कैसे बनाए जाएंगे, फिर उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, इस मुद्दे पे हमें बात करनी है बेसिकली। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इंटरेक्शन क्या है। चूंकि हम सब जान रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में एक्चुअली टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जो है वो इटसेल्फ इंटरेक्शन है ना। टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में जब तक इंटरेक्शन नहीं होता है तब तक टीचिंग कंप्लीट ही नहीं मानी जा सकती। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट? यस सर। भाई टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो टीचिंग क्या होगी जी? वो पैसिव हो जाएगा, बिल्कुल पैसिव हो जाएगा, है ना, वन वे पैसिव हो जाएगा। मतलब ऐसी टीचिंग का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। आर यू एग्री विद मी और नॉट जी? है ना, उस तरीके की टीचिंग लर्निंग का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। सो एक्चुअली में नेट फ्लेंडर्स के अकॉर्डिंग, अगर फ्लेंडर्स के मुताबिक अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि जो टीचिंग है वो एक्चुअली इंटरेक्टिव प्रोसेस है बेसिकली। इंटरेक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में शामिल है। और शामिल होने का मतलब है एक्टिवनेस होना चाहिए। हाँ, पार्टिसिपेशन लेना चाहिए टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में, तभी वो इंटरेक्टिव प्रोसेस होगी। और अगर पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है तो वो टीचिंग हो ही नहीं पा रही है एक्चुअली में, है ना, वो टीचिंग हो ही नहीं पा रही है एक्चुअली में। अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, दोनों में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, दोनों पारस्परिक संबंध नहीं बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, टीचर स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ऐसी टीचिंग का। सो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में सिर्फ टीचर जो है वो बच्चों के ऊपर अपना असर नहीं छोड़ता है ना, बल्कि बच्चे के सवाल, बच्चे के एग्जाम्पल भी टीचर्स को इन्फ्लुएंस करता है। आर यू एग्री विद मी और नॉट जी? जी
है ना। कई बार बच्चे के जो सवाल है, बच्चे के जो एग्जाम्पल्स है, बेसिकली वो भी आपको प्रभावित करता है, वो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो टीचिंग की प्रोसेस में टीचर स्टूडेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है और स्टूडेंट भी टीचर्स को इन्फ्लुएंस करता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट को प्रभावित करता है कि नहीं जी। समटाइम्स स्टूडेंट को भी प्रभावित करता है बेसिकली। आर यू एग्री विद मी और नॉट जी। समटाइम्स स्टूडेंट आपस में भी बात करता है, एक दूसरे को से सवाल करता है, एक दूसरे को एग्जाम्पल देता है। इसका मतलब है कि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में सिर्फ टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट भी टीचर्स को इन्फ्लुएंस करता है और स्टूडेंट भी एक दूसरे को जी, स्टूडेंट भी एक दूसरे को जी स्टूडेंट इन्फ्लुएंस करता है बेसिकली, है ना। मतलब टीचिंग मीनिंगफुल तभी होगा जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में, है ना, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव पार्ट ले, दोनों एक्टिवली शामिल हो, दोनों एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें बेसिकली टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को, तभी जाकर के टीचिंग मीनिंगफुल बन पाएगा बेसिकली। अदरवाइज टीचिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। आप सोच लीजिए कि जिसकी उम्र 25-26 साल की हो रही है, उसको ये बताना पड़ रहा है कि टेस्ट दे के आओगे तभी क्लासरूम में ज्वाइन नहीं करोगे, तभी क्लास में ज्वाइन कर पाओगे। सोच लीजिए कि इस उम्र का इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात क्या हो सकता है बेसिकली। अब ऐसी स्थिति में टीचर्स बेचारा अकेला जान लगाए, अकेला आपको लगता है कि हमारे करने से, हमारे पढ़ा लेने से अगर आपका हो जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे पढ़ाने से सिर्फ सांस लेने भर हो सकोगे, जब तक आप अपने से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ सोच लीजिए कि जिंदे रहेंगे। उससे ज्यादा कोई बड़ी हरकत आप नहीं कर पाएंगे। बड़ी हरकत करना है तो आपको एक्टिविटीज खुद करने पड़ेंगे। टीचिंग लर्निंग बिना इंटरेक्शन का एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। और एजुकेशन में हम सब जानते हैं भाई, लर्निंग तभी सबसे ज्यादा होती है जब लर्निंग की प्रोसेस में लर्नर्स क्या हो जी, जब लर्निंग की प्रोसेस में लर्नर्स एक्टिव हो बेसिकली, है ना, एक्टिव हो। हाँ, एक्टिव हो तभी क्या कहते हैं कि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में क्या कहते हैं कि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में जब तक टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव नहीं होगा तब तक क्या कहते हैं कि टीचिंग मीनिंगफुल नहीं बनाया जा सकता है बेसिकली, है ना। क्या है भाई हसनैन, कोई बात है जी। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि टीचर स्टूडेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जाहिर है कि लेक्चर टीचर्स देता है, बच्चों से सवाल करता है, क्रिटिसाइज करता है, डायरेक्शन देता है, तो टीचर बच्चों के ऊपर इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। बच्चे सवाल पूछता है, एग्जाम्पल देते हैं, तो टीचर्स जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। जब स्टूडेंट आपस में बातचीत करता है तो उससे इंटरेक्शन होता है बेसिकली। सो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में ये उम्मीद की जाती है कि जो लर्नर्स है, जो पार्टिसिपेंट्स है, जो ऑडियंस है बेसिकली, उसको लेक्चर पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा बेसिकली। और लेक्चर पर रिस्पॉन्ड करेगा, बातचीत करेगा, तभी इंटरेक्शन होगा। और टीचिंग का मतलब ही इंटरेक्शन है। अगर इंटरेक्शन नहीं है तो टीचिंग नहीं है बेसिकली, है कि नहीं जी। अगर इंटरेक्शन नहीं है तो टीचिंग नहीं है। अब रही बात कि एग्जैक्ट हम लोग जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं बेसिकली कि इंटरेक्शन एनालिसिस, फ्रेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको इंटरेक्शन और उसके बाद इंटरेक्शन एनालिसिस समझना है। तो देखिए, एक तो इंटरेक्शन का मतलब समझ में आया कि क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरीके की बातचीत हो रही है। इस चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं जी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत हो रही है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं भाई, इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्शन कह रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत हो रही है वो किस तरीके की बातचीत हो रही है, कितने क्वालिटी की बात हो रही है,
स्टूडेंट से रिएक्ट कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है बेसिकली। हम इस चीज को देखना चाहते हैं। फलेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस का जो मॉडल है वो इसी चीज को देखने के लिए है कि टीचर स्टूडेंट और टीचर क्लासरूम में कैसे पढ़ा रहा है और बच्चे कैसे जी बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, हाँ कैसे सीख रहे हैं बेसिकली, कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे, इन चीजों को हम देखना चाह रहे हैं बेसिकली। तो जब इंटरेक्शन का पैटर्न हम ये देखना चाहें कि क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, इसको देखना बेसिकली इंटरेक्शन का एनालिसिस कहलाएगा। इंटरेक्शन है हमारे आप में जो बातचीत हो रही है, जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, जो गिव एंड टेक हो रहा है, ये इंटरेक्शन है। और कोई थर्ड पार्टी है जो ये देखना चाहता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितनी गुणवत्ता वाली बात हो रही है, कितनी क्वालिटी वाली बात हो रही है, टीचर्स कितना कंटेंट डिलीवर कर रहा है और बच्चे कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जब एक्सटर्नल जो पर्सन है वो ये चीज देखना चाहेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे आपके बीच में बातचीत हो रही है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन एनालिसिस। यानी कि क्लासरूम के अंदर होने वाली टीचर और स्टूडेंट के बीच होने वाली बातचीत, उन दोनों के बीच होने वाले सवाल जवाब, उन दोनों के बीच होने वाले प्रश्न उत्तर और एग्जाम्पल्स का अगर कोई पार्टी ये देखना चाहता है कि किस तरीके का कितना क्वालिटी वाली बातचीत हो रही है, तो इसको देखने के लिए वो जो टेक्निक यूज करता है उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन एनालिसिस। उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं जी, उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन एनालिसिस। इंटरेक्शन एनालिसिस कहते हैं बेसिकली। सो इंटरेक्शन एनालिसिस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में, यानी कि कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में क्या कुछ बात हो रही है, किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन का पैटर्न्स क्या है बेसिकली, इसको जानने की कोशिश की जाती है बेसिकली। यानी कि इंटरेक्शन एनालिसिस एक इनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस है। इंटरेक्शन एनालिसिस इनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस है ना, डिकोडिंग का प्रोसेस है बेसिकली। अब ये इनकोडिंग डिकोडिंग क्या है, इसको थोड़ा पचा करके अभी रखिए। जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये अपने आप क्लियर हो जाएगा और सही समय पे आपको क्लियर जो है वो हो जाएगा जब हम मुद्दे पे आएंगे तो, ठीक है जी। जब हम आएंगे मुद्दे पे तो ये अपने आप क्लियर जो है वो हो जाएगा। सो इनकोडिंग help in recording the events in a meaningful way, and decoding is used to arrange the data in a useful way, and then analyzing the behavior and interaction in the classroom interaction. Encoding का मतलब ये है, अब आगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इनकोडिंग का मतलब ये है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो क्लासरूम में जो कुछ हो रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल पार्टी बैठा हुआ है ऑब्जर्व करने के लिए, तो उतना बात वो लिख नहीं पाएगा, तो उसके लिए वो कुछ कोडिंग बनाएगा। वो कोड जो है ऑब्जर्व करते समय कोड डाल देगा, है ना, ऑब्जर्व करते समय कोड डाल देगा बेसिकली, ऑब्जर्व करते समय जी कोड डाल देगा बेसिकली, है ना। और बाद में जब क्लासरूम ओवर हो जाएगा तब हम बैठ करके उसकी डिटेल्स तैयार करेंगे। जब क्लासरूम ओवर हो जाएगा तो बैठ करके हम डिटेल्स तैयार करेंगे। तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखना इनकोडिंग कहलाएगा, और जब उसकी हम डिटेल्स तैयार करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे डिकोडिंग, है ना। जब हम क्लासरूम में ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उस समय हम इनकोड करेंगे, मतलब कुछ नोमोनिक्स बना देंगे, कुछ शॉर्ट पॉइंट लिख देंगे, इनकोड कर देंगे।
और बाद में जब क्लासरूम ओवर हो जाएगा तो बैठ करके उसकी पूरी डिटेल्स तैयार करेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे। तो जब पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे, पूरा डिटेल्स तैयार करेंगे, तो उसको डिकोडिंग कहेंगे। और जब सिर्फ शॉर्ट लिखेंगे, निमोनिक्स लिखेंगे, और निमोनिक्स वो शॉर्ट आप कैसे लिखेंगे वो सारा आइडियाज आपको आगे मिलेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकोडिंग। सो इंटरेक्शन एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें इनकोडिंग और डिकोडिंग किया जाता है, अर्थात टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरीके की बातचीत हो रही है, किस तरीके का इन्वायरमेंट है, क्लासरूम कितना खुशनुमा है, टीचर्स कितना कंटेंट डिलीवर कर रहा है, स्टूडेंट लेक्चर को कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, इन सब को रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेक्शन एनालिसिस कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। अब ऐसा करने के लिए इंटरेक्शन जो हो रहा है उसका एनालिसिस करने के लिए फिर वही बात आएगी कि अगर हम में से हर कोई अलग अलग करे तो हर किसी का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हर किसी का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ बने बनाए मॉडल्स आए हैं एक्सपर्ट के जरिए से, जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरेक्शन एनालिसिस कर सकते हैं। आमतौर पर हमारे पास जो मॉडल है उसमें एक तो है फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, दूसरा है रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम, तीसरा है इक्विवेलेंट टॉक कैटेगरी सिस्टम, और चौथा है वर्बल इंटरेक्शन, जी वर्बल इंटरेक्शन कैटेगरी सिस्टम है ना। और एक है चार्ल्स गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। तो हमारी सिलेबस में जो मेंशन है वो सिर्फ दो मेंशन है, एक तो फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस मेंशन है, और दूसरा मेंशन है कैटेगरी सिस्टम नहीं, गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। अभी सिलेबस में जब शुरुआत में हमने सिलेबस को ओवरव्यू किया तो वहां पे बताया था ना कि हमारे पास दो है ना, एक है फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, और दूसरा है हमारे पास चार्ल्स गैलोवे का सिस्टम ऑफ, है ना, चार्ल्स गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस को समझ गए कंसंट्रेट होकर के, तो यकीन जानिए कि गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस एकदम फ्री में मिलेगा, एकदम फ्री में मिलेगा। सिर्फ एक बात कह देंगे, बाकी सब बकवास होगा, सिर्फ एक बात कुल्लू तौर पे। लेकिन उसके लिए पहले आपको फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम को बढ़िया से समझना पड़ेगा। और कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और ये भी ये है कि जो नहीं समझेगा फिर वो उसको नहीं समझ में आएगा। अब देखिए, हमने कहा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरीके की बातचीत हो रही है क्लासरूम में, टीचर कितना खुशनुमा माहौल बनाए हुआ है क्लासरूम का, क्लासरूम में क्वेश्चन आंसर किस तरह का हो रहा है, क्लासरूम में टीचर कितना कंटेंट डिलीवरी कर रहा है, ये इंटरेक्शन है और हमें उसका एनालिसिस करना है। और उसके एनालिसिस करने के लिए हमारे पास पहला जो मॉडल है वो है जी, पहला जो मॉडल है वो है बहुत VVI है। मैंने पहले ही बताया कि अभी वाला एप्स पे अवेलेबल हो गया है क्वेश्चन पेपर, फ्री टेस्ट में जाइए, क्वेश्चन पेपर 2025 का 2024 का दोनों अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 67 और 101 देख लीजिए, एकदम आसान सा। सो बेसिकली अब हमें जो नेट फ्लैंडर्स है बेसिकली ये देखना चाह रहे थे कि क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके की बातचीत हो रही है। तो उसको देखने के लिए इन्होंने इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक डेवलप किया, मॉडल डेवलप किया, और इस मॉडल का इस्तेमाल रिसर्च में खास करके इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, चूंकि इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी अच्छी मानी जाती है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल क्लासरूम में ऑब्जर्वर करते हैं।
1955 और 1960 के आसपास यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के प्रोफेसर थे फ्लैंडर्स, और फ्लैंडर्स ने वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में ये इंटरेक्शन एनालिसिस का मॉडल डेवलप किया, और इसी वजह से हम लोग इसको फ्लैंडर्स एनालिसिस इंटरेक्शन टेक्निक या फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम कहते हैं। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, जी फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम कहते हैं, कैटेगरी सिस्टम कहते हैं, है ना। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, फ्लैंडर्स ने कहा कि टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाता है, टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाता है तो उसको उसकी सिर्फ वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऐसा फ्लैंडर्स का कहना है कि टीचर के सिर्फ और सिर्फ वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, और टीचर्स का जो टोटल वर्बल बिहेवियर है क्लासरूम में, हमारा जो टोटल वर्बल बिहेवियर है क्लासरूम में, इसको फ्लैंडर्स ने इस टोटल वर्बल बिहेवियर को 10 कैटेगरी में बांटा है। कितने कैटेगरी में बांटा है? 10 कैटेगरी में बांटा है, 10 कैटेगरी में बांटा है। उससे पहले उन्होंने बताया कि टीचर्स के क्लासरूम में जो टीचर्स का वर्बल इंटरेक्शन होता है उसकी 3 मेजर कैटेगरी होती है। टीचर का क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होता है उसकी 3 मेजर कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी होता है टीचर टॉक। पहला कैटेगरी होता है टीचर टॉक। दूसरा कैटेगरी होता है पीपल टॉक या स्टूडेंट टॉक बेसिकली, है ना। और तीसरा टॉक होता है साइलेंस या कंफ्यूजन। कहने का मतलब ये है, लेट मी रिपीट इट, फ्लैंडर्स ने कहा कि क्लासरूम में टीचर्स का वाचिक व्यवहार अर्थात वर्बल बिहेवियर को पहले उन्होंने 10 कैटेगरी में बांटा, और 10 कैटेगरी को फर्दर उन्होंने बाइफरकेट किया और 3 कैटेगरी में बांटा। पहला कैटेगरी कहलाया टीचर टॉक। दूसरा कैटेगरी कहलाया स्टूडेंट टॉक या पीपल टॉक, और तीसरा कैटेगरी कहलाया साइलेंस और कंफ्यूजन। अब देखिए, जो टीचर टॉक है ना, टीचर टॉक जो है, इनके अंदर टोटल कितने कैटेगरी रखे? 7। इनके अंदर टोटल कितने कैटेगरी रखे? 7 कैटेगरी रखे, 7 कैटेगरी रखे। पीपल टॉक के अंदर कितने कैटेगरी रखे? पीपल टॉक के अंदर 2 कैटेगरी, और साइलेंस और कंफ्यूजन के अंदर जो कैटेगरी रखे वो मात्र एक कैटेगरी रखे। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, इसका मतलब ये हुआ कि कैटेगरी नंबर 1 से लेकर के कैटेगरी नंबर 7 तक का जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? टीचर टॉक कहेंगे। और कैटेगरी नंबर 8 से 9 तक का जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टूडेंट टॉक या पीपल टॉक कहेंगे। और कैटेगरी नंबर 10वां जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइलेंस एंड कंफ्यूजन। आगे बढ़े उससे पहले एक बार और रिपीट करते हैं। फ्लैंडर्स ने कहा कि कक्षा में शिक्षक का वाचिक व्यवहार को 3 वर्गों में, या उससे पहले उन्होंने बताया कि वाचिक व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 10 वर्गों को फर्दर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें उन्होंने बताया कि कैटेगरी नंबर 1 से लेकर के कैटेगरी नंबर 7 तक का जो कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को क्या कहा जाएगा? टीचर टॉक कहा जाएगा।
दैट मीन्स शिक्षक वार्ता कही जाएगी। कैटेगरी नंबर 8 और कैटेगरी नंबर 9 को क्या कहा जाएगा? क्या कहा स्टूडेंट जाएगा? स्टूडेंट टॉक या पीपुल टॉक कहा जाएगा। और कैटेगरी नंबर 10 को क्या कहा जाएगा? साइलेंस और कंफ्यूजन कहा जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो बात निकल करके आई कि टोटल 10 कैटेगरी था, जिसमें पहला 7 कैटेगरी टीचर टॉक है, दूसरा जो 2 कैटेगरी है वो पीपुल टॉक है, और तीसरा जो कैटेगरी है उसमें एक कैटेगरी है जो कि 10वां कैटेगरी कहलाता है, जो कि है साइलेंस और कंफ्यूजन का। साइलेंस और कंफ्यूजन। अच्छा, एक बात बताइए कि हमने कहा कि फर्स्ट 7 कैटेगरी को क्या कहेंगे? फर्स्ट 7 कैटेगरी को क्या कहेंगे? टीचर टॉक कहेंगे। गुड। टीचर टॉक कहेंगे। फर्स्ट 1 से लेकर के 7 तक की कैटेगरी को टीचर टॉक कहेंगे। इसका मतलब देखिए, ये टीचर टॉक है और इसमें 7 कैटेगरी इंक्लूड किए गए। 7 कैटेगरी इंक्लूड किए गए। टीचर टॉक को फर्स्ट जो 1 से लेकर के 7 तक की कैटेगरी है उसको टीचर टॉक कहा गया। टीचर टॉक को फर्दर 2 भाग में बांटा गया है। टीचर टॉक को फर्दर 2 भाग में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया। एक भाग कहलाता है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और दूसरा भाग कहलाता है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का मतलब वो है जहां पे टीचर्स इनडायरेक्टली बच्चों के ऊपर असरअंदाज होता है या बच्चों को प्रभावित करता है। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्षिक तौर पे बच्चों के ऊपर प्रभावित करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टीचर टॉक। जैसे आपकी जो फीलिंग है, जज्बात है, एहसासात है, आपकी जो इमोशंस है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, प्रेज करते हैं, आपको आपकी आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपका क्वेश्चन से जो जवाब आता है उससे हम कंटेंट की डिलीवरी करते हैं। ये चारों ऐसी कैटेगरी है जिसमें टीचर्स इनडायरेक्टली तौर पर बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है, इनडायरेक्टली तौर पर बच्चों को प्रभावित करता है। इसलिए इन 4 कैटेगरी को क्या कहा जाता है? इन 4 कैटेगरी को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस या इनडायरेक्ट टीचर टॉक कहते हैं। उसके बाद देखिए, डायरेक्ट हमने कहा कि डायरेक्ट जहां पे टीचर प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है। जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम आपको दिशा निर्देशित कर रहे हैं, हम आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपकी एरर को जो डिविएट हुई है हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा रोल है वो दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए इन तीन कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं? इन 3 कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहते हैं, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहते हैं। और ये 4 कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं? 4 कैटेगरी को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहते हैं। टीचर टॉक 1 से 7 तक की कैटेगरी टीचर टॉक है। टीचर टॉक को 2 भाग में बांटा गया, इनडायरेक्ट टीचर टॉक, डायरेक्ट टीचर टॉक। इनडायरेक्ट टीचर टॉक उसको कहेंगे जहां पे टीचर इनडायरेक्टली बच्चों को इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे एक्सेप्ट फीलिंग, प्रेज, इनकरेज, एक्सेप्ट आइडियाज एंड आस्क क्वेश्चन। हम इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है या इनडायरेक्ट टीचर टॉक है। और डायरेक्ट टीचर टॉक में लेक्चर है, डायरेक्शन है और फिर क्रिटिसाइज है। ये 3 ऐसे पहलू हैं जहां पे हम डायरेक्ट आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए हम इन 3 कैटेगरी को क्या कहते हैं?
इन 3 कैटेगरी को हम लोग डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहते हैं। अच्छे, इन 3 कैटेगरी को हम लोग डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहते हैं। अच्छे, 7 तक की तो बात हो गई। बचे कितने? बचे कितने? 3 बचे। 3 बचे हुए हैं। हाँ, 3 बचे हुए हैं। 3 बचे हुए हैं। तो हमने बताया था कि जो स्टूडेंट टॉक है उसमें कितने कैटेगरी है? स्टूडेंट टॉक में 2 कैटेगरी सर, 2 कैटेगरी, यानी कैटेगरी नंबर 8 और कैटेगरी नंबर 9। कैटेगरी नंबर 9। तो कैटेगरी नंबर 8 देखिए तो क्या है जी? कैटेगरी नंबर 8 देखिए तो क्या है? Pupils response। पीपुल्स रिस्पॉन्स, पीपल रिस्पॉन्स। कैटेगरी नंबर 9 क्या है? कैटेगरी नंबर 9 क्या है? स्टूडेंट टॉक। स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन। इनिशिएशन, बच्चे बात की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो कैटेगरी है ना उसकी एक्सप्लेनेशंस आगे हम देंगे। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये 10 कैटेगरी आपके जहन में डालना है। क्योंकि अगर ये 10 कैटेगरी आपके जहन में नहीं आया तो आगे की कोई भी कहानी आपको समझ में नहीं आने को। तो उसका एकमात्र मूल मंत्र ये है कि आपको पहले 10 कैटेगरी एकदम मंत्र की तरह उच्चारण करना पड़ेगा, मंत्र की तरह रट लेना पड़ेगा, सीरियल नंबर के साथ हो। जब तक याद नहीं होगी आगे का सफर थोड़ा दिक्कत का हो। थोड़ा दिक्कत का नहीं, जो जिसको याद हो जाएगा उसको समझ में आ जाएगा, जो नहीं याद होगा जिसको नहीं समझ में आएगा। तो हमने कहा कि स्टूडेंट टॉक में 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है Pupils 8वीं response। कैटेगरी है 8वीं कैटेगरी है पीपल रिस्पॉन्स, और 9वीं कैटेगरी है 9वीं कैटेगरी है स्टूडेंट स्टूडेंट टॉक और इनिशिएशन। इनिशिएशन। और 10वीं कैटेगरी तो आपको मालूम ही है। 10वीं कैटेगरी क्या है? साइलेंस और कंफ्यूजन। साइलेंस एंड कंफ्यूजन। साइलेंस एंड कंफ्यूजन, एंड दैट्स ऑल। यही 10 कैटेगरी आपको रटना है। एक बार फिर से हम आपको रिकैप्चुलेट करा रहे हैं। एक्सप्लेनेशंस हम कैटेगरी का आगे आपको देंगे। हमने कहा कि फर्स्ट 7 कैटेगरी नंबर 1 से लेकर के कैटेगरी नंबर 7 तक क्या है? टीचर टॉक है। टीचर टॉक को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कौन कौन कैटेगरी है? इनडायरेक्ट में कौन कौन कैटेगरी है? एक्सेप्ट आइडियाज और आस्क क्वेश्चन। एक बार और पढ़िए। प्रेज और इनकरेज, एक्सेप्ट आइडियाज, आस्क क्वेश्चन। और डायरेक्ट में कौन कौन है? लेक्चर, गिव डायरेक्शन, लेक्चर, गिव डिस्कशन और कैटेगराइज, क्रिटिसाइज। एक बार और पढ़िए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस को। लेक्चर, डिस्कशन और क्रिटिसाइज। चलिए, अब जो है आप एक बार 7 कैटेगरी को रिमाइंड करिए टीचर टॉक का। टीचर टॉक की 7 कैटेगरी को कैटेगरी नंबर 1 से शुरू करिए और 7 तक क्या है ये? पहला कैटेगरी क्या है? एक्सेप्ट फीलिंग। प्रेज और दूसरा प्रेज और इनकरेज। गुड। तीसरा एक्सेप्ट आइडियाज। वेरी गुड। चौथा आस्क क्वेश्चन। गुड। पांचवा लेक्चर जी, लेक्चर, गिव डायरेक्शन, और सातवां गुड। इट्स वेरी गुड। अब बाकी के बचे 2 कैटेगरी। एक है हमारा स्टूडेंट टॉक। स्टूडेंट टॉक में कितने थे? स्टूडेंट टॉक में 2 कैटेगरी थे। कैटेगरी नंबर 8 क्या था? कैटेगरी नंबर 8 रिस्पॉन्स। और कैटेगरी नंबर 9 स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन। और 10वां क्या था? साइलेंस और कंफ्यूजन। बस
बस इतनी सी बात याद हो गई ना, आगे का सफर एकदम सुहाना है, एकदम सुहाना है। सबसे पहली बात कि 2019 में जब पहली बार रिवीजन होकर के सिलेबस लागू हुआ था, सबसे पहली बार जब लागू हुआ था तो उस बार यही पूछ दिया था आपसे, क्या यही पूछ दिया था कि इसमें से डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है, और कभी सातों कैटेगरी दे दिया, उसको आपको सीरीज में करना है, सीक्वेंस में करना है। मेरी जहां तक याददाश्त है सिर्फ 2021 में फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस से सवाल नहीं थे, बाकी 2019 के बाद से अब तक के जो भी एग्जाम हुए हैं एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रहा है। और इस बार 2 बार तो ऐसा पूछ रहा है जैसे लग रहा है कि नया सिलेबस आया है। आप क्वेश्चन देखिएगा ना, जब लगाइएगा टेस्ट तो पता चलेगा। तो पहले तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी था, याद करने वाला ये सब था, अब तो थोड़ा बहुत आसान पूछ लिया आपसे। बहरहाल 10 कैटेगरी आपको याद हो गया ना, तो आगे की कहानी जो है देख लीजिए वो कितना आसान है आपके लिए। आगे की कहानी देख लीजिए। अब हम आते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशंस पे। टीचर टॉक में जो पहली कैटेगरी थी वो थी हमारा एक्सेप्ट फीलिंग। अब जब क्लास की शुरुआत की जाती है तो बच्चे जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, या उनका कोई कंफ्यूजन होता है, या उनकी कोई भी ऐसी बात, एटीट्यूड वगैरह, या ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव बात कुछ भी होता है, तो हम टीचर पहले बच्चों की बात को सुन लेते हैं। जी, बच्चों की बात को हम सुन लेते हैं, उनकी जज्बात की कदर करते हैं। ये अलग बात है कि गलत है तो हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे या ड्यूरिंग डिस्कशन हम उसको शामिल करेंगे उन पॉइंट को। लेकिन शुरुआत में जब क्लास की शुरुआत होती है बच्चे की तरफ से ऐसा कुछ जवाब वगैरह आता है, बल्कि अगर कोई बच्चे गलत जवाब भी देते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है और कोई बताओ, अच्छा ठीक है और कोई बताओ, ऐसा करते रहते हैं। मतलब डायरेक्टली हम बच्चों को ये नहीं कहते नहीं तुमने गलत बताया, ऐसा कहते हैं क्या जी? ऐसा कहते हैं क्या? नो सर। कहते हैं ये, या एक शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उनके फीलिंग को हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज कहना है कि हम उनकी जो फीलिंग है, उनके जो जज्बात हैं, उनकी जो इमोशंस है, जो उनके एहसासात है, उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा प्रेज और इनकरेज। प्रेज और इनकरेज में ड्यूरिंग टीचिंग आप कुछ जोक छोड़ते हो, क्लासरूम का माहौल खुशनुमा हो जाए, क्लासरूम का माहौल की जो टेंशन है वो रिलीज हो जाए, है ना। क्या कहते हैं कि बच्चे को पार्टिसिपेट कराया जाए बेसिकली, है ना। तो प्रेज और इनकरेज करते हैं, चाहे सवाल के जवाब के माध्यम से हो, चाहे उनकी कोई बात हो उसके माध्यम से, गुड, ओके, सही कह रहे हो, इस तरीके की जो भी बात है वो प्रेज और इनकरेज है। और तीसरा है आपका एक्सेप्ट और यूज आइडियाज ऑफ पीपुल। अब जब आपने शुरुआत में उनकी टेस्टिंग की थी, प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग की थी, तो अब उसमें से कुछ बच्चों के जवाब जो हैं वो सही आए थे, कुछ बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया था, कुछ ने डाइवर्स रिस्पॉन्स दिए। तो अब हम क्लासरूम में उनकी आइडियाज को कि हाँ फलाने ने ऐसा कहा, अरुल्ला साहब ने ऐसा कहा, मुंतकीम साहब ने ऐसा कहा, राजीव साहब ने ऐसा कहा, अनिल ने ऐसा कहा, फलाने साहब ने ऐसा कहा, हम ड्यूरिंग डिस्कशंस उसको शामिल करते हैं, यानी कि आपकी आइडियाज को हम ड्यूरिंग डिस्कशन शामिल करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्ट और यूजेस ऑफ आइडियाज ऑफ द पीपल। उसके बाद आस्क क्वेश्चन है। आस्क क्वेश्चन में हम आपसे डायरेक्ट सवाल करते हैं, जहां हमारा क्वेश्चनिंग आंसर होता है, हम सवाल करते हैं, आप जवाब देते हैं, उस जवाब में हम समथिंग जोड़ देते हैं और बच्चों के सामने उसको रख देते हैं। समटाइम्स लगता है कि भाई वो तो फलाना ने जो बात कही थी सर ने उसी को दोहरा दिया, ऐसा भी तो होता है, नहीं फलाने ने ये बात कही थी सर ने उसको दोहरा दिया बेसिकली, ऐसा भी हो सकता है। तो आस्क क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि टीचर्स ने बेसिकली टीचर सवाल करेगा और बच्चा उस पर जवाब देगा, और उस जवाब का कंटेंट की डिलीवरी हम उसी जवाब के माध्यम से करेंगे, तो इसको कहेंगे आस्क क्वेश्चन। और ये चारों कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जहां पे टीचर इनडायरेक्टली बच्चों को इनडायरेक्टली बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्फ्लुएंस करता है सर।
हाँ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बेसिकली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चों को, है ना, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं Yes, sir. बच्चों को। ओके, और फिर हम लोग आए थे कि बाकी के 3 कैटेगरी जो हैं वो क्या थे, बाकी के 3 कैटेगरी क्या थे? लेक्चर Direct था, influence. डिस्कशन था डायरेक्ट टीचर और टॉक, Give direction, criticizing. हाँ डायरेक्शन तो मतलब वो सब की कैटेगरी जो है वो डायरेक्ट टीचर टॉक में है ना जी, डायरेक्ट टीचर टॉक में है ना भाई? हाँ यस सर, यस तो सर, डायरेक्ट टीचर टॉक में यस सर पहला जो है हमारा, यानी कि 5वीं जो कैटेगरी है वो है हमारा जी, वो है हमारा लेक्चर, लेक्चर्स लेक्चर, जहाँ पे टीचर्स कंटेंट की डिलीवरी करता है, जहाँ पे टीचर्स कंटेंट की डिलीवरी करता है, डायरेक्टली बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है अपनी थॉट से, अपने कंटेंट से, अपनी मेथड से, अपनी टेक्निक से, अपनी बिहेवियर से, एंड दिस इज कॉल्ड लेक्चरिंग। छठी जो कैटेगरी है वो है हमारा जी, छठी जो कैटेगरी है वो है हमारा जी, वो है हमारा डायरेक्शन देना, Giving direction. गिव्स डायरेक्शन। गिव डायरेक्शन में देखिए, जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो उस दौरान हम डायरेक्शन देते रहते हैं बच्चों को कि यहाँ से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, नहीं वो टेस्ट दे लो, ये टेस्ट दे लो, यूट्यूब से वो वीडियोस देख लो, वो वीडियोस देख लो। आप इस तरीके के बहुत सारे गाइडेंस देते रहते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? यस सर, राइट। जैसे कि Yes, आज की yes, शुरुआत sir. में मैंने ऐसा भी किया, आज की शुरुआत में भी मैंने ऐसा किया। तो ड्यूरिंग टीचिंग टीचर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की डिलीवरी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की डिलीवरी नहीं कर सकता। तो ड्यूरिंग टीचिंग जो है वो टीचर्स बच्चों को गाइड करता रहता है, कहाँ से और पढ़ सकते हो, कहाँ से और एग्जाम्पल ले सकते हो, कौन से वीडियोस देख सकते हो, कौन सी किताबें पढ़ सकते हो आप। तो इस तरीके के एग्जाम्पल देते रहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड गिव डायरेक्शन टू द स्टूडेंट। और 7वां जो है वो है आपका क्रिटिसाइज और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी। अब पढ़ाने के दौरान बच्चों ने कोई सवाल किया या बच्चों से कोई सवाल की गई, बच्चों ने गलत जवाब दिया, बच्चों ने कोई गलत जवाब दिया, तो आप उसको गलत ही रहने देंगे या उसको क्लासरूम में सुधारने की कोशिश करेंगे? नो सर, जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। यस, no, this is the not a right way, you are not right, you may seems the problems in this way, है ना? आप इस तरीके से करके बच्चों को क्लैरिफाई करते हो, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है, नहीं आप गलत कह रहे हैं, आपने सही से समझा नहीं, ये तमाम बातें कहते रहते हैं आप बच्चों को। साथ ही साथ कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं, डोंट डिस्टर्ब माय क्लास, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, otherwise I will exit to you, and और दिगर बेंच पर खड़ा कर देंगे, बाहर भगा देंगे अगर सवाल किया है, डिस्टर्ब किया है तो। इस तरीके के भी तो टीचर होते हैं जी। यस सर, जी। होते हैं, इनको क्या करेंगे? सर इनको भी इसी में रखेंगे, इसी 7वीं कैटेगरी में ही रहेगा, 7वीं कैटेगरी में ही वो भी जाएगा। बैठेगा चुपे, ज्यादा बोले आता है, बोलेगा तो बेंच पे खड़ा कर देंगे, डेस्क पे खड़ा करवा देंगे, बाहर भगा देंगे। इस तरीके की टीचर्स की जितनी बात है डराने धमकाने वाली, वो सब के सब इसी कैटेगरी नंबर 7 के अंदर रिकॉर्ड होंगे। और मजे की बात है, एक और मजे की बात बता रहे, क्लासरूम में यदि कोई टीचर्स किसी बच्चे को मजाक का पात्र बना दिया, मजाक का पात्र बना दिया अगर किसी बच्चे को, तो क्लासरूम में टीचर्स की बिहेवियर 7वीं कैटेगरी नोट की जाएगी, और वो भी इसी के अंदर आएगा, क्रिटिसाइज और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी के अंदर। याद रखे कि मैंने कहा है कि जोक मारा गया है किसी पर्टिकुलर बच्चे को टारगेट कर करके, तब वो क्रिटिसाइज के अंदर आएगा। अगर जोक मारा ऐसे ही क्लासरूम को खुशनुमा बनाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो कैटेगरी नंबर 2 के अंदर आएगा, प्रेज इनकरेज के अंदर, प्रेज में, है ना, प्रेज इनकरेज के अंदर आएगा। सो सर, हाँ जी जी, मतलब सॉरी फॉर इंटरप्ट, हाँ जी जी, क्वेश्चन है कि आप जैसे हाँ। बता, मतलब ये तो स्टेप सही है, लेकिन फ्रेंडर जो दिए हैं इसको, ये
साइजिंग वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे मतलब इस पेडागोजी में ये एंड्रागोजी है मुंतकिम साहब। नहीं सॉरी, वही पेडागोजी एंड्रागोजी में तो हाँ एंड्रागोजी में जी। क्रिटिसाइज जो वर्ड यूज किया गया उसके आगे मतलब जस्टिफाई है ना, तो मतलब हाँ क्रिटिसाइज जस्टिफाइंग वर्ड ऑथोरिटी। किया गया हाँ है। एक हाँ हिसाब से देखा जाए पेडागोजी जी एंड्रागोजी तो क्रिटिसाइज की जगह कुछ और भी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता था। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं एक तरफ आप ही सही कह रहे हैं। एक्चुअली में क्रिटिसाइज से ज्यादा जो है ना वो जस्टिफाइंग ऑथोरिटी एक्चुअली ज्यादा सुटेबल वर्ड। बट चूंकि कॉन्टेक्स्ट ये है कि चूंकि एंड्रागोजी के अंदर हो रहा है, अब एंड्रागोजी के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि आमतौर पर प्रोसेस की बात की जाती है, कंटेंट की बात नहीं होती। क्या कहते हैं कि मेथड की बात की जाती है आमतौर पे। तो आमतौर पे हम उनकी क्रिटिसाइज करते हैं और क्रिटिसाइज में हम उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को बताने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में। ठीक यही सेम चीज बच्चे के साथ इस्तेमाल करते हैं। आई मीन जो स्टूडेंट है हमारा उसके साथ हम करते हैं। तो मे बी के समटाइम्स बच्चे को क्रिटिसाइज करना पड़े और बच्चे की जो सोच है, उनकी जो फीलिंग्स है मे बी, या उनकी जो एटीट्यूड है या पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है या पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग है उस लेवल की है, तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में उसका क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है कि क्रिटिसिज्म में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, जबकि हम जो एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो नेगेटिव की तरह ही झुका चला जा रहा है। और शायद इसी बात से आप डिविएट हो रहे हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि शायद आप इसी बात से डिविएट हो रहे हैं बेसिकली। जी जी हाँ, तो बेसिकली जो क्रिटिसाइज और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी है, मे बी के आप क्रिटिसाइज के पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं आ रहे हैं इसमें, इसी वजह से वो डिविएशन हो रहा है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है वो ठीक है, हायर पेडागोजी में, हायर एजुकेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका पहलू जो लिया गया वो ये लिया गया कि बच्चे की अगर किसी तरीके की नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव फीलिंग है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है, या टीचर्स चाहता है कि बच्चों को डायरेक्ट करता है कि क्लासरूम में किसी तरीके की डिस्टरबेंस ना हो, कोई सवाल ना करे, कोई इस तरीके की बातें ना हो, उस कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने यूज किया। बहरहाल एक कमी और भी है जिसको शायद आप लोग महसूस करे होंगे अगर शुरुआत पे हमारी बात को पकड़ने की कोशिश की होगी तो मैंने 7-8 बार उस वर्ड को दोहराया, पता नहीं आप लोग पकड़े या नहीं पकड़े। वो जिस दिन गैलोवे को शुरू करेंगे उस दिन शायद आप उन चीजों को ला पाएंगे। बहरहाल इस वक्त हम लोग ने देखा कि टीचर टॉक में टोटल 1 से लेकर के 7 तक की कैटेगरी है और 7 कैटेगरी को हम लोगों ने देखा। अब 2 कैटेगरी हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, 2 कैटेगरी है जो किसके अंतर्गत आते हैं, स्टूडेंट टॉक के अंतर्गत आता है। पीपल टॉक। सर एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। हाँ और टीचर टॉक में जो है सो हर स्टेप में, यानी कि 7 का 7 जो कैटेगरीज है, हर एक कैटेगरीज में इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जब इंटरेक्शन होगा इन्फ्लुएंस होगा। विदाउट इन्फ्लुएंस टीचिंग है ही नहीं बेसिकली, है ना। इन्फ्लुएंस टीचिंग मतलब इंटरेक्शन और इंटरेक्शन मतलब इन्फ्लुएंस। सो पीपल टॉक में 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी हमारा पीपल टॉक इन रिस्पॉन्स टू टीचर है। जब टीचर क्लासरूम में कहता है अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो तो सही। यस सर, दिस इज कॉल्ड पीपल्स रिस्पांस। यस सर, पीपल रिस्पांस इन टॉक टू द टीचर। मतलब टीचर जब कह रहा है, टीचर जब कुछ पूछ रहा है या कह रहा है, तब बच्चे बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग पीपल टॉक इन रिस्पांस टू टीचर कहेंगे। टीचर्स के बोलने पे या टीचर्स के कुछ कहने पे बच्चे ने रिस्पांस किया, एंड दैट इज कॉल्ड पीपल टॉक इन रिस्पांस टू टीचर। लेकिन उसी क्लासरूम में जब बच्चे ने टीचर को टोका, जैसे मुंतकिम साहब ने टोका, जैसे अभी राजीव ने टोका, तो जब बच्चे ने टीचर को रोका, मतलब टीचर को टोका, कोई सवाल पूछ दिया, कोई एग्जाम्पल पूछ दिया, कुछ क्लेरिफिकेशन मांग लिया,
तो वो हो जाएगा पीपुल टॉक इनिशिएटेड बाय द पीपुल, इनिशिएटेड बाय द पीपुल। बच्चों के जरिए से बात की शुरुआत की गई। और इसमें यह भी हो सकता है कि मुंतकिम साहब हमसे न पूछ करके हसनैन से पूछने लगते, मुंतकिम साहब हमसे ना पूछ करके हसनैन से भी पूछते। चूंकि ये ऑफलाइन क्लासेस खोलेंगे तो पूरा गनगना जाएंगे जैसे अनम्यूट करेंगे तो, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में जब हम लोग बैठे होते हैं तो बगल वाले से पूछते हैं, इज इट राइट और नॉट। कई बार बातें नहीं समझ में आती, हाँ, तो बगल वाले से पूछते हैं कि भाई क्या कह रहे हैं, बताओ थोड़ा समझा। तो वो जो एक्चुअली है कि पीपुल बात की शुरुआत किया है, मे बी कि वो टीचर से भी बात करे और मे बी कि अपने साथियों से भी बात करे। इन दोनों परिस्थिति में कैटेगरी नंबर 9 रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब टीचर के कहने पे स्टूडेंट बात की शुरुआत करे तो कैटेगरी नंबर 8 रिकॉर्ड होगा। और बच्चे बात की शुरुआत करते हैं तो कैटेगरी नंबर 9 रिकॉर्ड होगा, कैटेगरी नंबर 9 रिकॉर्ड होगा। और कैटेगरी नंबर 10 क्या है जी? साइलेंस और कंफ्यूजन। साइलेंस और कंफ्यूजन है सर। साइलेंस और कंफ्यूजन। सर कुछ और देख रहे हैं। एक्चुअल में वो अरे 10 मैं ही कुछ कर नहीं देख रहा। पॉइंट कर रहे हैं। सर समझा रहे हैं कितना देर तक रुकना है। मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ। आपने अभी थोड़ी देर के लिए जब मैं चुप हुआ, थोड़ी सी पेशेंस नहीं है आप लोगों में, लेकिन आपने ये महसूस किया कि पता नहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा है और काहे चुप हो गए, नहीं? सर वही ऑब्जर्व कर लिए हैं कि आप सर कहाँ चले गए। यस सर। अच्छे। तो नौरोज ये हसनैन कह रहे हैं, है ना, कि ताज कह रहे हैं कि ऑब्जर्व कर लिए सर। तो एक्चुअली में समटाइम्स क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो ऑब्जर्वर को पता ही नहीं चलता है कि क्लासरूम में हुआ क्या। क्लासरूम में टीचर अचानक से खामोश हो जाता है। कितनी देर खामोश हो भाई? फैलेंडर्स का कहना है कि अगर क्लासरूम में टीचर 3 सेकंड से ज्यादा अगर खामोश हो गया, साइलेंस और कंफ्यूजन की स्थिति अगर क्लासरूम में बन जाती है 3 सेकंड से ज्यादा, तो उसको कैटेगरी नंबर 10 रिकॉर्ड करो। कभी कभी क्लासरूम में ऐसा हो जाता है, कई बार हम इंटेंडेडली करते हैं, कई बार जानबूझ करके, कई बार सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि साइलेंस और कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। फॉर एग्जांपल क्लासरूम में ऑफलाइन ले रहे हैं, पीछे में एक बच्चा घनर घनर कर रहा है, तो मैंने कुछ बोला नहीं, बस चुप से अपना खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया, वो जाहिर है क्लासरूम शांत हो गई। तो 2 कव्वाली एक बार में पढ़ रहा था, लेकिन जब कव्वाली बंद होगी तो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। अगला चुप हो गया। अब थोड़ी देर जो चुप हुआ, गुमसुम हुआ, तो जो बच्चे आपकी तरफ इंटरेक्ट थे, जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ था, वो सोचे कि यार क्या हुआ है, किसको अचानक से चुप हुआ। लेकिन वो टीचर जानता है कि वो क्यों चुप हुआ। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? शांत करने का बेहतर तरीका भी है सर ये। हाँ, तो दिस सिचुएशंस इज कॉल्ड साइलेंस एंड कंफ्यूजन, है ना। हमारे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे बात करते हैं, सीधा बात करते हैं। देखो, एक जगह पे 2 कव्वाल नहीं गा सकता, या तो तुम गा लो या तो हम गा ले। तो अगर वक्त चाहिए गाने के लिए तो जितना वक्त लेना है, हम खड़े हैं, कब कर लो, फिर हम गाएंगे, नहीं तो फिर खाली हम ही गाएंगे, बाकी सब सुनो चुप है। तो बेसिकली ये जो स्थिति है वो साइलेंस एंड कंफ्यूजन की। इसकी 2 स्थिति, देखो इसकी 2 स्थिति ना एकदम यूनिवर्सल है जो कि होना है। अब देखो, क्लास की जिस दिन शुरुआत होती है, जिस समय क्लास की शुरुआत होती है, उस वक्त भी साइलेंस एंड कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, नहीं? उस वक्त भी साइलेंस एंड कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है जब क्लास की शुरुआत होनी होती है। तो जी जी यस सर। यस सर। और फिर क्लास जब एंड होता है तो, क्लास जब एंड होता है तो उस समय भी तो बन जाती है, उस समय भी तो बनती है साइलेंस एंड कंफ्यूजन की स्थिति। जैसे हम कहते हैं चलिए भाई आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। अब इसके बाद साइलेंस एंड कंफ्यूजन की स्थिति बनी कि नहीं बनी? कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षणों के लिए। तो साइलेंस एंड कंफ्यूजन जो है
साइलेंस एंड कंफ्यूजन जो है, ये बात इसलिए कह रहे हैं क्लेरिफिकेशन के साथ, चूंकि टैली बनानी है आगे और इस पे सवाल ऑलरेडी असर्शन रीजन हो चुका। तो क्लासरूम की शुरुआत में और क्लासरूम के खत्म होने पर दोनों ऐसी स्थिति है जहां पे साइलेंस एंड कंफ्यूजन का होना तकरीबन 210% फिक्स है। बाकी बीच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये दो ऐसी परिस्थिति है, हालात हैं जहां पे 210% जी, जहां पे 210% फिक्स है जी। जी। हाँ, अब आइए बात करते हैं आगे। अब ऑब्जर्व कैसे करेंगे, है ना, ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस क्या होगा। देखिए, जाहिर है कि अगर आप ऑब्जर्वर हैं, सबसे पहला बात कि आप ऑब्जर्वर हैं, तो क्लासरूम में ऐसी जगह आप बैठिए जहां से आपको न तो टीचर सही से दिखाई दे, न बच्चा सही से दिखाई दे, न टीचर की आवाज सही से सुनाई दे आपको। इज इट राइट और नॉट जी? नो सर। तो नो सर, फिर क्या सारा चीज मॉनिटरिंग हो सके सर, ऐसा जगह चुनना चाहिए, है ना। तो क्लासरूम में पहला ऑब्जर्वेशन का पहला प्रोसीजर रूल ये है कि जो ऑब्जर्वर है उनको क्लासरूम में ऐसी जगह बैठनी चाहिए जहां से टीचर्स का टोटल गेस्चर पोस्चर दिखे, जहां से बच्चे को पार्टिसिपेशन देख सके और टीचर्स को सुन सके। ऐसी पोजीशन आपको एज ए ऑब्जर्वर आपको ऐसी पोजीशन लेनी है। दूसरी बात, you should have to very careful in the process of observing the behaviors of teachers and the patterns of interactions which are going to and happen between the teacher and a student in the real classroom practices. You should have to very careful about it. You should have to take note at every 3 seconds. क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में होने वाले बातचीत में हर 3 सेकंड में होने वाला बिहेवियर को नोट करना है। हर 3 सेकंड में होने वाला बिहेवियर को नोट करना है, बाय द ऑब्जर्वर्स। हाँ, बाय द ऑब्जर्वर। आपको क्लासरूम में होने वाली हर 3 सेकंड में जो बिहेवियर प्रोड्यूस की जा रही है टीचर्स के जरिए से या स्टूडेंट की तरफ से, जो कुछ भी इंटरेक्शन हो रहा है उसका हर 3 सेकंड में आपको रिकॉर्ड करना है, हर 3 सेकंड में रिकॉर्ड करना है। तो बताइए कि 3 सेकंड में एक कैटेगरी रिकॉर्ड होगा। ए बाबू, 3 सेकंड में एक कैटेगरी रिकॉर्ड हुआ तो 1 मिनट में कितना कैटेगरी रिकॉर्ड होगा सर 20 हो जाएगा। 20 सर। अच्छे, तो बताइए 5 मिनट में कितना कैटेगरी रिकॉर्ड होगा? 100 हो जाएगा टोटल 100। तो फिर बताइए 1 घंटा में कितना कैटेगरी रिकॉर्ड होगा? 300 जी। 20 से अरे बुढ़वा से एक बार फिर 1200 सर। 1200 3 सेकंड में एक कैटेगरी, तो 1 मिनट में 20 कैटेगरी, 5 मिनट में 20 पंचे 100 कैटेगरी जी, और 60 मिनट में 1200 60 गुना 20 दैट इज कॉल्ड 1200 कैटेगरी। फिजिबल है ये? यस, दिस इज द criticism of interaction analysis category system. Whenever I will come upon the completions of the Phallander interaction analysis, I will discuss the disadvantages and the limitations of Phallander's interaction analysis. And this is the major limitations of Phallander interaction analysis. अगर ये पॉसिबल हो भी जाएगा अरुल्ला साहब, अगर पॉसिबल हो भी जाएगा तो हमारे आपके बस की बात नहीं। एक तो साला कैटेगरी में कंफ्यूजन, कैटेगरी में कहा है भैया कि कौन कैटेगरी नोट करें, हर 3 सेकंड में नोट करना है। पहले याद करो, फिर कैटेगरी का क्लैरिफिकेशन, और फिर 3 सेकंड में हर कैटेगरी को नोट करते चलिए। तो इसलिए इसके लिमिटेशंस ये है कि इसके लिए फैलेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल एक्सपर्ट लोग ही करेगा, अनुभव लोग ही करेंगे
हमारे आपके बस की बात नहीं है, यही तो इसकी लिमिटेशन है। बहरहाल हम आएंगे लेटेस्ट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3 सेकंड में एगो टैली बना, नहीं एगो टैली बना Yes, sir. 3 सेकंड में, तो 20 गो टैली कितना में 1 मिनट में बनेगा, है कि नहीं? तो 5 गो टैली कितना मिनट में बनेगा? 5 मिनट में कितना टैली बनेगा? सर 100 सर। 100 बनेगा। तो 1 घंटा में कितना टैली बनेगा? 1200 टोटल 1200 सर। 1200 टैली बनेगा। अल्लाह साहब पहले घबरा गए कि पॉसिबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं है। सो देखो, जब हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ऑब्जर्व करने के दौरान सिर्फ कैटेगरी, अभी हम लोगों ने देख लिया कि कौन क्या कैटेगरी है, कितना नंबर कैटेगरी है। तो जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उस दौरान हम सिर्फ लिखेंगे 3 5 3 5 9 6 2 1 3, ऐसे करके हम लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जो आपके जरिए से परफॉर्मेंस होगा। और इसी प्रोसेस को हमने बताया था कि इसी को हम लोग कहते हैं इनकोडिंग। इसी प्रोसेस को हमने बताया था कि हम क्या कहते हैं, Encoding. इनकोडिंग कहते हैं। सर तो हर Encoding 3 सेकंड में सर कैटेगरी चेंज, हैं? सर हर 3 सेकंड पे कैटेगरी चेंज ही हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है सर? चेंज हो तो हाँ। बढ़िया, ना चेंज हो तो हमारा कुछ होने जाता है। हमारा तो जो रिकॉर्ड होगा वो लिख देंगे, अब बता देंगे आपको कि आप एक कैटेगरी में बने हुए हैं पूरा क्लासरूम में, तो चेंज करिएगा तो कर लीजिए भाई, वो तो टीचर का प्रॉब्लम है, बने कि नहीं बने उससे हमारा क्या करना है। हमारा तो जो बिहेवियर रिप्रोड्यूस करिएगा वो नोट कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे जी। भाई हसनैन, हाँ यस सर, लेकिन एक चीज है कि सर कैटेगरी तो कुछ समय के लिए रहेगा सर। यस बिल्कुल रहेगा, जाहिर है भाई। 3 सेकंड में आप सोचिए ना यार, 3 सेकंड में 3 तक की गिनती गिनते हैं, 3 सेकंड खत्म हो जाता है। इंसान है कोई क्या कहते हैं, गिरगिट थोड़ी ना है यार, तुरंत तुरंत बदल जाएगा, 3 सेकंड में बदलेगा, कैसे बदलेगा? तो जल्दी जल्दी कैसे बिहेवियर चेंज करेगा, रिप्रोड्यूस एक ही कैटेगरी हो सकता है कई मिनट तक चले। यस, दिस इज द आल्सो स्टूडेंट रिस्पॉन्स जब आएगा तो मिनट तक चलेगा, टीचर लेक्चर It is जब आएगा also सही। situation, and this all concern, this your all concern will be discussed in the next class, in the next session. हम लोग बात करेंगे उसमें। मे भी पॉसिबल हो कि पूरा क्लास एक के कैटेगरी में खत्म हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, उसको क्या कहेंगे? तो वो बात की बात है। बात की बात यहाँ पे ये है कि रिकॉर्डिंग के दौरान 3 सेकंड में होने वाली सिर्फ कैटेगरी नंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा, सिर्फ कैटेगरी का सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इनकोडिंग। इनकोडिंग। When the observation is over, the observer shifts to some other room and prepares the detail on the basis of serial number of the category. अब जब क्लासरूम ओवर हो गया तो ये जो कैटेगरी आपने रिकॉर्ड किया है, ये जो कैटेगरी आपने रिकॉर्ड किया ये वाली, अब इसको लेकर के आप बाहर जाएंगे, इसको लेकर के आप बाहर जाएंगे, दूसरी क्लासरूम में बैठेंगे और डिटेल डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन का तैयार करना क्या कहलाएगा? डिकोडिंग। डिकोडिंग कहलाएगा, डिकोडिंग सर, डिकोडिंग कहलाएगा बेसिकली। और लास्ट बात प्रोसीजर्स में, द ऑब्जर्वर शुड रिमेंबर द सीरियल नंबर ऑफ दिस कैटेगरीज। सबसे फर्स्ट नंबर, ऑब्जर्वर को सारे कैटेगरी का सीरियल नंबर याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो ऑब्जर्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ के बाद अभी इसमें रूल कल डिस्कस करेंगे हम लोग, रूल, और फिर फार्मूला है, फिर मैट्रिसेस बनाना सीखेंगे, और उसके बाद फिर फर्दर बात होगी। तो अभी हम आपको फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस पर कोई क्वेश्चन आपका नहीं ले रहे हैं। हम आपका क्वेश्चन फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस को परसों इंड करेंगे, तो परसों हम आपका क्वेश्चन लेंगे। जब तक के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। सर रुब्रिक से सवाल पूछ